मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए आज की ताजा खबर। आदाब, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आज की ताजा खबर में जिन खबरों पर हमारी खास नजर रहेगी उनमें सबसे पहली खबर महाराष्ट्र में सियासी बहरान के ताल्लुक से है। महाराष्ट्र में सदराज नाफिज हो चुका है और हुकूमत की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। शिवसेना की अर्जी पर आज सुनवाई होगी। दूसरी खबर कर्नाटक से जुड़ी हुई है। आज कर्नाटक के सियासत के लिए बेहद अहम दिन है। कांग्रेस और जेडीएस के नाअहल करार दिए अरकान असेंबली पर फैसला आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। स्पीकर ने 17 अरकान असेंबली को नाअहल करार दिया था। तीसरी खबर आरटीआई के ताल्लुक से है। क्या आरटीआई के दायरे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगे? सुप्रीम कोर्ट इस सिलसिले में आज फैसला सुनाएगा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की क़यादत वाली 5 रुकनी आईनी बेंच फैसला सुनाएगी। चौथी खबर पीएम मोदी के ब्राजील दौरे के ताल्लुक से है। आज वजीर आजम 11वें ब्रिक्स इजलास में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी छठी मरतबा ब्रिक्स के सरबराही इजलास में शिरकत करने जा रहे हैं। ब्रिक्स इजलास का मौजू है बेहतर मुस्तकबिल के लिए इक्तिसादी तरक्की। इसके अलावा कई और खबरें होंगी आज की ताजा खबर में शामिल। और सबसे पहले बात महाराष्ट्र में। की गैर मुतवक्का अंजाम पर सब हैरान हैं। शिवसेना ने गवर्नर के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। शिवसेना ने अपनी अर्जी में गवर्नर के फैसले को मनसूख करने और हुकूमत साजी के लिए मजीद वक्त दिए जाने की दरखास्त की है। ख्याल रहे कि गवर्नर ने शिवसेना को मजीद वक्त देने की गुजारिश को मुस्तरद कर दिया था। इसके बाद इन्होंने एनसीपी को दावेदारी पेश करने की दावत दी थी। इस बीच आज एनसीपी की भी मीटिंग होगी जिसमें रियासत की सूरत-ए-हाल और हुकूमत साजी की कोशिशों पर तबादले ख्याल किया जाएगा। जराये के मुताबिक बीती रात शिवसेना और कांग्रेस की भी मीटिंग हुई है। बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे और अहमद पटेल की मुलाकात हुई थी और कल अगर देर शाम की बात करें तो कल देर शाम तक एनसीपी और शिवसेना और साथ ही साथ कांग्रेस में हलचलें तेज रही और ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से किया गया। महाराष्ट्र का सियासी बहरान लगातार जारी है। महाराष्ट्र में सदराज का निफाज हो चुका है। गवर्नर की सिफारिश पर सदराज लगा जिसे मरकजी काबीना ने कल हरी झंडी दिखा दी थी। फिर उसके बाद सदर जमहूरिया की तरफ से भी इसे मंजूरी दे दी गई। यानी अब मुकम्मल तौर पर सदराज का बाज़ाब्ता कल ही ऐलान हो चुका। तो महाराष्ट्र का सियासी बहरान एक अलग मोड़ पर पहुंच चुका है। उधर सियासी पार्टियां मरकज पर इल्जाम भी लगा रही हैं। उनका कहना है कि 4th लार्जेस्ट पार्टी होने की वजह से कांग्रेस को हुकूमत बनाने की दावत गवर्नर को देनी चाहिए। कांग्रेस के सीनियर लीडर मीम अफजल ने महाराष्ट्र में सदराज के निफाज को लेकर सवाल उठाए हैं। मीम अफजल का कहना है कि महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने अपने ड्यूटी को ठीक ढंग से नहीं निभाया। गवर्नर के लिए जो उसूल बनाए गए हैं उनको उन उसूलों के तहत ही चलना चाहिए। ने अपनी ड्यूटी को ठीक तरह से नहीं निभाया। उन्होंने जो रूल्स हैं उसके बिल्कुल विपरीत जाकर के रिकमेंडेशन किया है। बुनियादी बात यह है कि इनको सबसे पहले जो 2 बड़े गठ थे, जो दल बने थे ऑफिशियली, जो बाकायदा मिल के लड़ रहे थे, यानी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, उन दोनों को बुलाना चाहिए था, ऑफर करना चाहिए था, ना कि किसी एक पार्टी को। उसके बाद अगर इसमें कोई नाकामी होती तो फिर जो दूसरा दल है कांग्रेस और एनसीपी का, उसको बुलाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ये ना करके एक तरफ तो सीधे सीधे रिकमेंडेशन कर दिया, दूसरे उन्होंने नाइंसाफ़ी ये की कि भारतीय जनता पार्टी को 48 घंटे का वक्त दिया, जबकि शिवसेना जब गई तो उसको टाइम 24 घंटे से भी कम मिला और फिर एनसीपी को भी उन्होंने यही टाइम दिया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये इशारे सब दिल्ली से चल रहे हैं। गवर्नर को जो मापदंड होते हैं उसके तहत चलना चाहिए।
मीम अफजल का बयान आप सुन रहे थे। उनकी तरफ से सीधे तौर पर इल्जाम लगाया गया बीजेपी। उन्होंने कहा कि सीधे तौर पर जो महाराष्ट्र की बागडोर है वो दिल्ली के हाथों में है और जो कुछ नाटक चल रहा है महाराष्ट्र में वो दिल्ली के इशारों पर ही चल रहा है। उन्होंने कहा कि गवर्नर पर भी उन्होंने सवाल उठाए। एक संवैधानिक ओहदा है उसको लेकर भी मीम अफजल की तरफ से सवाल उठाए गए। उन्होंने कहा कि गवर्नर को जो उसूल रखने चाहिए उस उसूल पर गवर्नर की तरफ से नहीं चला गया। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी मुंबई से जुड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में महानाटक जारी है। वहीं वसीम, जिस तरह से सदराज का निफाज हो गया है उसको अलग रखते हुए अगर बात हुकूमत साजी की करे तो क्या अभी भी हलचलें तेज हैं? कल हमने देखा था कि कांग्रेस की तरफ से सीधे तौर पर इल्जाम बीजेपी पर लगाया गया कि पहले वक्त शिवसेना को ज्यादा दिया गया। फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद भी कांग्रेस को दावत नहीं दी गई। गवर्नर पर ही सीधे तौर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अभी भी क्या हुकूमत साजी की कवायद जारी है? और देखिए, जिस तरह से राष्ट्रपति शासन लगने के बाद अब महाराष्ट्र में सभी नेताओं ने एक मत बना लिया है, सभी पार्टी ने एक मत बना लिया है। सभी को मानना है कि उनके पास काफी वक्त मिल गया है। अभी एनसीपी की आज दोबारा बैठक और सभी विधायक इस बैठक में शामिल होंगे। सबसे खास बात यह है इस बैठक की कि कल कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ जिस तरह बैठक में जो पॉइंट्स है उसे लेकर जो चर्चा हुई ये विधायकों के सामने रखा जाएगा। कहीं ना कहीं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी है कि किस तरह से कौन से मुद्दे होंगे कांग्रेस के साथ डिस्कस किए जाएंगे, अपने नेताओं के साथ डिस्कस किए जाएंगे और एक प्लान बनाया जाएगा और प्रोग्राम बनाया जाएगा। उसी के बाद उसी के तहत कांग्रेस और एनसीपी की जब सहमति बन जाती है तो उसके बाद शिवसेना के नेताओं के साथ बैठक होगी और उन्हें भी इस तरह के प्रोग्राम से अवगत कराया जाएगा। ये जो प्लान है ये काफी अहम माना जा रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह वाई बी चौहान में नेताओं का आना जाना शुरू हो गया। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से अभी कुछ देर पहले शरद पवार पहुंचे, अजीत पवार यहाँ पे पहुंच चुके, जो भी एनसीपी के बड़े नेता हैं वो पहुंच रहे हैं, सभी विधायक दल के नेता हैं वो पहुंच रहे हैं, कई विधायक यहाँ पहुंच रहे हैं। सभी को एक तरह से एक सूचित किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में सरकार कौन से मुद्दे पे काम करेगी, इसे लेकर तैयारियां यहाँ पे शुरू हो चुकी है। जी, यानी वसीम, विचारधारा की लड़ाई नहीं थी, इन दो तमाम पार्टियों के बीच एक मुद्दा था। मुद्दा अपने अपने मफाद को लेकर था जिसे साधने में लगातार ये पार्टियां लगी रही और देर हो गई। देखिए, जो वक्त दिया गया था खास करके 24 तारीख जब नतीजा है उसके बाद से काफी कम वक्त यहाँ पे दिखाई देता। कांग्रेस और एनसीपी को इस बात का पूरी तरह से यकीन नहीं था कि शिवसेना उनके साथ इतनी बड़ी पहल करेगी सरकार बनाने को लेकर, जिसकी एक वजह ये भी मानी जा रही है। अहमद पटेल ने भी कल कहा था कि जो शिवसेना की तरफ से 11 तारीख को हुई उन्हें बातचीत हुई है अधिकृत तौर पे, तो ये वक्त उन्हें भी चाहिए, उन्हें भी सोचने के लिए, क्योंकि इनके बीच में जो एक विचारधारा की लड़ाई है वो बहुत ही अलग दिखाई दे रही है। तो उन विचारधारा को अलग रखते हुए किस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में सत्ता में अगर बनना है तो कौन से विचार होने चाहिए जिसे लेकर आगे की राजनीति की जा सकती है और सरकार चलाया जा सकता है, इसे लेकर अहम है। अभी हमने कुछ देर पहले भी अजीत पवार यहाँ पहुंचे थे, उनसे बात की थी, तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि जो विधायक है उन सभी को हम अपनी जो प्लानिंग है वो बता रहे हैं, किस तरह नेताओं के साथ चर्चा हो रही है वो बात हो रही है और साथ ही किस तरह से उनको तैयारियां करना है, क्योंकि कल ही हमने देखा कि नारायण राणे का एक बड़ा स्टेटमेंट आया कि वो पूरी कोशिश करेंगे चाहे जो भी करना पड़े बीजेपी को पूरी तरह से जो समर्थन दिलाने के लिए 145 विधायकों का समर्थन जुटाएंगे। तो ये सवाल फिर उठने लगा क्या तोड़ जोड़ की राजनीति यहाँ पे एक बार फिर शुरू हो जाएगी, जिस तरह से राजनेता अपने जो विधायक हैं उन्हें लगातार छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक शिवसेना ने अपने नेताओं को जितने भी विधायक है रिट्रीट होटल में रखा है, अभी तक जयपुर से भी कांग्रेस के नेता जितने थे उन्हें भी रखा गया है। उसी तरह एनसीपी पे भी क्या इसी तरह के डिसीजन लिए जा सकते हैं, इसके लेकर भी सवाल उठने लगे थे। तो सभी का एक कहना है कि कई प्रोग्राम बनाए गए हैं इन सब चीजों को लेकर और सहमति जताई गई और आगे की जो रणनीति है वो तय की जाएगी। जी, राष्ट्रपति शासन तो लग चुका है वसीम अंसारी महाराष्ट्र में, ऐसे में कवायद जिस तरह से आप देख रहे हैं और वाई बी चौहान पर आप मौजूद हैं, वहां पर सरगर्मियां जारी हैं, हम देख पा रहे हैं आपके पुष्ट में लोग आ रहे हैं। ऐसे में क्या ये माना जाए कि 3-4 दिन में तस्वीरें पूरी साफ हो जाएंगी एनसीपी और कांग्रेस की? ये जरूर कहा जा सकता है, इससे ज्यादा भी वक्त लग सकता है, क्योंकि कल उद्धव ठाकरे ने भी कहा था कि जब हमने राज्यपाल से वक्त मांगा था तो उन्होंने
हमें 48 घंटे नहीं दिए, लेकिन 6 महीने जरूर दे दिए, यानी कि 6 महीना उनके पास है, वो चाहे तो भी सरकार बना सकते हैं। लेकिन सबसे अहम बात है कि कांग्रेस और एनसीपी जो आपसी सहमति है वो बनाना बहुत जरूरी है। जब तक इनकी सहमति नहीं बन पाती है तब उसके आगे का प्रोसेस नहीं शुरू हो पाएगा शिवसेना के नेताओं से। अभी जो खबरें आ रही हैं कि जब ये बैठक एनसीपी शरद पवार के और अहमद पटेल की हुई, उसके बाद लगभग 15 से 20 मिनट फोन लाइन पर उद्धव ठाकरे से अहमद पटेल और शरद पवार की बात हुई। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि देर रात अहमद पटेल ने उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात की। तो ये जो सरकार को लेकर एक पहल तीनों पार्टी की तरफ से की जा रही है, तो सबसे पहले किस तरह की नीति है वो बनानी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने देखा है पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के नेता शिवसेना पे लगातार अपनी जो बयानबाजी से बचते जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए जरूर उन पे निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। कई ऐसे वक्तव्य जारी किए जा रहे हैं जिससे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि शिवसेना एक हिंदुत्ववादी पार्टी है, और ऐसे में कई मुद्दे को लेकर कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से लगातार उन पर खींचातानी की गई थी, उन पर निशाना साधा गया था। तो ये दोनों अलग विचारधारा के, तो वो याद दिलाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के खेमे में भी लगातार इसे लेकर एक प्लानिंग तैयार की जा रही है, और कई बड़े नेता इस पे लेकर चर्चा कर रहे हैं। उन्हें अब भी उम्मीद है कि बीजेपी के साथ शिवसेना के साथ गठबंधन कर एक बार फिर महायुति की सरकार बन सकती है। जिस तरह उद्धव ने भी कहा कि कई जो बीजेपी के नेता है उनसे चर्चा करने की और कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन साफ तौर पे कहीं ना कहीं शिवसेना ने अपने जो पत्ते हैं वो साफ कर दिए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जितनी से जल्दी कांग्रेस और एनसीपी के बीच चर्चा हो जाएगी और उनके बीच में जिन मुद्दों को लेकर एक सहमति बन जाएगी, उस सहमति के बाद ही सरकार बनाने का दावा यहाँ पे किया जाएगा। तो आज भी सियासी सरगर्मियां महाराष्ट्र में जारी रहेंगी। बेहद शुक्रिया वसीम, आपसे दोबारा भी राब्ता कायम करेंगे, इस हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे। उधर कर्नाटक की सियासत के लिए आज का दिन इंतहाई अहम है। कांग्रेस और जेडीएस के नाअहल करार दिए गए 17 अरकान असेंबली के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। अदालत में इस मामले पर समाअत मुकम्मल हो चुकी है और अदालत उज़्मा ने फैसला महफूज रखा है। ख्याल है कि अरकान असेंबली ने स्पीकर रमेश कुमार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। यह फैसला 5 दिसंबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के ताल्लुक से अहमियत का हामिल है। अगर फैसला नाअहल अरकान के हक में आता है तो वो चुनाव में हिस्सा ले सकेंगे। बसूरत दिगर इनका सियासी मुस्तकबिल आइंदा असेंबली इंतखाबात तक मुअल्लक हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पेश नजर बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग है, जिसमें फैसले के पहलुओं पर गौर व किया जाएगा और आइंदा की हिकमत अमली वज़ा की जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का दफ्तर के जानकारी यानी आरटीआई के दायरे में आएगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट आज इस पर फैसला सुनाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर समाअत अप्रैल में मुकम्मल हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला महफूज रखा है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 जनवरी 2010 को अपने एक तारीखी फैसले में कहा था कि सीजेआई का दफ्तर हक जानकारी आरटीआई के तहत आता है। उसने मजीद कहा था कि अदालती आजादी जज का खुसूसी हक नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एन वी रामन्ना, जस्टिस दीपक गुप्ता, जस्टिस संजीव खन्ना और डीवाई चंद्रचूड़ पर मुश्तमिल आईनी बेंच दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल अर्जियों पर फैसला सुनाएगी। वहीं आज आपको बता दें, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना की भी अर्जी पर सुनवाई होने वाली है। तो उधर कर्नाटक के नाअहल करार दिए गए अरकान असेंबली को लेकर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। तो तीसरी सुनवाई आरटीआई को लेकर भी होने वाली है। इन तीनों मामलों पर बातचीत करेंगे, रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे जुड़ रहे हैं। सुशील पांडे, सबसे पहले अगर बात शिवसेना की अर्जी को लेकर की जाए तो आज कितने बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली, इसके अलावा दिगर और सुनवाइयों पर भी बात करेंगे। जी देखिए, पहले मैं आपको शिवसेना की बात बता दूं। शिवसेना की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका 10:30 बजे लगाई जा सकती है। हालांकि कल बहुत बड़ी सारी कोशिश की गई शिवसेना की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कि मामले की सुनवाई शुरू की जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी बेंच का गठन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से ये मैसेज उन्हें दिया गया कि कल 10:30 बजे आप अपनी आपत्तियों को दर्ज करा सकते हैं। तो आज 10:30 बजे उम्मीद ये की जा रही है कि शिवसेना इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकती है। दूसरी अगर बात करें तो कर्नाटक की, जैसा भी आप कह भी रही थी, कर्नाटक के 17 अयोग्य जो तमाम जो एमएलएज हैं उनके भविष्य को आज तय करेगी देश की सबसे बड़ी अदालत। सुप्रीम कोर्ट आज ये तय करेगा कि क्या उन तमाम 17 जो बागी विधायक हैं उनको चुनाव में हिस्सा दिया जाना चाहिए या फिर उनको
अयोग्य करार दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये तमाम ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसमें लगातार राज्यपाल और एमएलए के बीच के अधिकारों की बात की गई है, और राज्यपाल एक स्वायत्त एजेंसी है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करके उन 17 एमएलए को चुनाव आयोग से यह आदेश दे सकता है कि उनकी सदस्यता को रद्द नहीं किया जा सकता है, उन्हें चुनाव लड़ने का परमिशन दिया जाना चाहिए। परिस्थितियां और सर्कमस्टांसेस जो थे वो उस समय कुछ और थे। तीसरी अगर बात करें मुनज्जा, तो आरटीआई के तहत क्या सीजीआई का दफ्तर आता है या नहीं आता है, इस पर देश की सबसे बड़ी अदालत आज 2 बजे अपना फैसला सुनाएगी। यह फैसला काफी अहम होगा, क्योंकि अटॉर्नी जनरल की तरफ से कोर्ट में जब दलीलें दी जा रही थी तो उस समय बार बार यह कहा जा रहा था कि किसी भी स्वतंत्र एजेंसी या किसी भी बड़े व्यक्ति या किसी भी जज को अपनी संपत्तियों को आरटीआई के तहत नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऐसे में उनके लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है, एक उपहास हो सकता है। चूंकि बार बार दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का जिक्र किया जा रहा था, एक सुभाष चंद्रा जो इस मामले में याचिका करता है, उनका कहना है कि एक आम आदमी को न्यायपालिका के अपने जजों की संपत्ति की जानकारी को जानने का पूरा हक है। 5 जजों ने तमाम अपीलों को सुना है। 2 बजे वो ये तय करेंगे कि क्या अंदर स्कैनर आरटीआई के तहत सीजीआई आते हैं या नहीं आते हैं। कई ऐसी एजेंसी है जिसके तहत फिलहाल आरटीआई को अप्रोच नहीं किया जा सकता है, चाहे वो सुरक्षा एजेंसी की बात करें, चाहे वो जासूसी एजेंसी की बात करें, चाहे वो हम सीवीसी की दफ्तर की बात करें। कई ऐसी एजेंसियां हैं जो फिलहाल अभी आरटीआई के दायरे से बाहर हैं। चूंकि सीजीआई का अहम रोल है, न्याय प्रणाली पर लोगों का विश्वास है, तो क्या न्याय प्रणाली के इस विश्वास के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ये समझता है कि आरटीआई के तहत सीजीआई का दफ्तर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये सुबह तय होगा। 3 फैसले काफी अहम हैं, तो हमें देखना होगा कि इन तीनों मामलों में जो डेवलपमेंट होगा वो क्या कुछ होगा। जाहिर सी बात है, तो 2 फैसले आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाने वाला है, वहीं शिवसेना की अर्जी पर भी आज सुनवाई करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट मुल्क की सबसे बड़ी अदालत पर नजर बनाए रखिएगा। हम आपसे दोबारा राब्ता कायम करेंगे। फिलहाल बेहद शुक्रिया सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए। आज की ताजा खबर में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। शादी का ख्याल आए तो